लोग तकलीफ़ में है, लोग परेशान हैं और लोग कन्फ्यूजन में भी है कि सरकार की तरफ से अलग अलग गाइडलाइन आ रही है और लोग सरकार का ही आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे वक्त में बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनाएँ और बहुत सारे मदद के हाथ आगे आ रहे हैं, जो एक ईश्वर रूपीन अपना काम कर रहे हैं और अपने जनता की मदद कर रहे हैं। पिछले कुछ 15 से 20 दिनों से ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं, निरंतर सेवा दे रहे हैं। लगभग हम लोग इस स्टैंड पे पहुँचे हैं जो नागपुर बाईपास पे पांजरी के गांव के आगे लगा हुआ है। हमारे साथ नितिन सरदार जी है जो विगत 15 से 20 दिनों से कंटिन्यू अपनी मदद कर रहे हैं लोगों से। जानते हैं उनकी क्या अनुभव हुई, उनके अनुभव क्या है, उनको क्या परेशानी मिली है। सर, हम देख रहे हैं कि लोग कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऐसे परेशानी में शायद ही हमने पिछले 1 सदी तक तो लोगों को नहीं देखा। ये प्राकृतिक आपदा है और लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, उसके साथ साथ सरकार का भी कुछ तालमेल नहीं है। आप क्या मैसेज देंगे कि सर एक रेमेडी, परमानेंट रेमेडी इसमें से निकले ऐसे? सरकार अपने जगह वो काम कर रही है। मुझे सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलना, परंतु हम देख रहे हैं कि लोग, प्रेग्नेंट वुमेन्स, भाई लोग पैदल आ रहे 60-70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। पहले 5 दिन तो हमने देखा कि 150 से 250 किलोमीटर लोग पैदल आ रहे थे। पाँव में चाले, चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, खाने के लिए कोई कुछ दे नहीं रहा। और कुछ गाँव में तो ऐसा हुआ कि लोगों को पानी तक किसी ने दिया नहीं। ऐसे वक्त जब वो यहाँ आते तो हमें आशीष मिलता है कि उनको खाना खाते देख के हमने बोला है कि यहाँ ये कोई भंडारा नहीं है, ये कोई मेहरबानी नहीं है। हमने मानवता के, हम भारतीय होने के कारण, हम एक प्रभु की संतान होने के कारण हमने सारे लोगों की मदद करना है और कोरोना के महामारी के खिलाफ हमने संगठित होकर प्रयत्न करना है। हमने आंसू पोंछना है क्योंकि हम पर भी बहुत लोगों की मेहरबानी है। हमारे ऊपर ईसा मसीह के मेहरबानी है, बाबा साहब की मेहरबानी है, महात्मा ज्योतिबा फुले की मेहरबानी है, संत समाज ने जो इस देश में काम किया, इन सारे लोगों ने हमको सीख दी है। और ये सीख का मतलब है हमारे आचरण के द्वारा हमने लोगों के आंसू पोंछना और उनको, उनकी सुधि लेकर उनको सही सलामत उनके गांव पर पहुँचाना। मेरा डर ये है कि ये लोग जब अपने गांव में जाएंगे तो इनका लोग स्वीकार करेंगे या नहीं, इनको स्वीकार करेंगे या नहीं। सर, मैं आपको थोड़ा सा 2 मेरे प्रश्न रहेंगे आपसे कि ये जहां आप मदद कर रहे हैं ये किस किस स्टेट से लोग आ रहे हैं? जैसे हम लोग सेंट्रल भारत में है, मध्य भारत में है और 0 माइल में लग के है। यहाँ से दक्षिण भारत चालू हो जाएगा आगे और सामने नॉर्थ इंडिया है। तो आपके नज़र में कौन कौन स्टेट से यहाँ लोग आ रहे हैं सर? यहाँ पे हम देख रहे चेन्नई से लोग आ रहे, पर वो बालाघाट के, मतलब एमपी के है, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, यूपी के है, राजस्थान के है, दिल्ली के है और बहुत सारे लोग जो लोग हैं पूना से आ रहे। ये 2-4 दिन के अंदर में हमने देखा कि बहुत सारे बाइक से लोग पूना, औरंगाबाद से अपने अपने गांव के तरफ वो जा रहे हैं। यहाँ पे हमको 7 से 8 स्टेट के लोग यहाँ मिलते हैं। ये हमारा भाग्य है कि उनके साथ में हम मिलकर पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है, आप कैसे जाओगे। बहुत सारे लोगों में हमने करुणा भी देखी और प्यार भी देखा। आपने करुणा की बात की है कि दुनिया के सभी धर्मों का जो बेस है सर करुणा ही है, मानवता ही है। तो आप एक ये क्या संदेश देंगे कि ये जो अमानवीय हमारे देश में अमानवीय घटनाएं हो रही है, एक प्रकार से एक इग्नोरेंस हो रहा है, एक निग्लिजेंसी हो रहा है, तो इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर कि हम किस भारत में प्रवेश कर रहे हैं, आने वाला वक्त कैसे होगा? मुझे लगता है कि ये ट्रेन में जो लोग, अलग अलग भाषा के, रंग के लोग इकट्ठा आ रहे और ये कोरोना शायद हमको एक परिवार के तहत जोड़ रहा है। हम एक दूसरे से मेल मिलाप करके और बात करके वो जो प्यार सबके दिलों में होता है उसको जगाना पड़ता है। और हमने देखा कि कल की एक स्टोरी मैं बताऊंगा। कल एक महिला अपने बच्चे के साथ में आ रही थी और वो बिछड़ गई, उनके परिवार के लोग सब निकल गए। उस महिला के साथ में बड़ा बच्चा था जो उसके कंधे पे था, उसके साथ में बैग थी। 2 अलग स्टेट के लोग उसके पास में आए, उसको कहे, ए बहन, मैं तेरी बैग उठाना चाहता हूँ। एक ने कहा, मैं तेरा बच्चा उठाना चाहता है। दोनों भी भाषा नहीं जानते, दोनों एक जात के नहीं, एक धर्म के नहीं, एक गांव के नहीं, परंतु उस बाइक को 60 किलोमीटर तक उन्होंने चलाया। ये कोरोना की बात लोगों में है। कल लोग आए, उनकी गाड़ी फेल हो गई और एक टाइम का उन्होंने खाना यहाँ खाया और दूसरे टाइम की जब खाना खाने का मौका आया तो उसने कहा,
पहला तो आपने दिया फ्री में, दूसरा हम आपके साथ काम करेंगे। दिन भर उन लोगों ने झाड़ू पोछा किया, खाना खिलाया लोगों को, और बोले अब शाम का खाना आप हमें खिलाइए। तो जो ये लोग, ये जो अनुभव आ रहे, दिलों में बहुत सारी अच्छाई है, उसको जागरूक करके उसका हमने इस्तेमाल करना है। हमें वो गीत याद आता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ, लेके हाथों में हाथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज के दिन। ये जो बात है, हम कोरोना को जीतने के लिए यहाँ एक दूसरे को ऊर्जा दे रहे, किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं करे। यहाँ सत्यशोधक समाज के लोग हैं, ख्रिस्त भक्त मंडली के लोग हैं, बौद्ध समाज के बहुत सारे भिक्षुक यहाँ आके, बंदी जी आकर उन्होंने खाना परोसा, मदद की। हम सब मिलकर उस इंसानियत का कारवा को आगे बढ़ाना चाहते, नफरत को हराना चाहते, कोरोना को हराना चाहते, शैतानी बातों को हराना चाहते, जातिवाद को गाड़ना चाहते, और हम एक दूसरे को मोहब्बत सिखाना चाहते और करना चाहते। कुछ मित्र मिले हैं जो सोलापुर से निकले हैं, जानते हैं कि उनको कितनी तकलीफ हुई और वो नागपुर में पहुंचे हैं। सोलापुर से नागपुर, आपको क्या तकलीफ हुई और रास्ते में कैसे क्या क्या परेशानी हुई? रास्ते में सर कुछ खाने पीने को नहीं मिला है। अभी यहाँ आके कुछ खाने पीने को मिला, कहीं पानी पीने को भी नहीं मिला। हम लोगों का वहाँ काम धंधा बंद हो गया, 2 महीने से बैठे थे, तो इसलिए पैसे नहीं थे खाने को, और बीमारी बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि किसी भी तरह से घर चले जाएं, अपना ट्रक का साधन करके हम लोग जा रहे हैं। आप जब आ रहे थे नागपुर की तरफ, और अभी आप कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम यहाँ से यूपी को जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश। यूपी जा रहे हैं। आपको रास्ते में कितने लोग मिले जो आपके जैसे तकलीफ में थे या दिखे? बहुत जन मिले ऐसे सर। हाँ, काफ़ी लोग मिले। काफ़ी लोग दिखे। जी जी। तो ऐसा सोलापुर से निकलने का क्यों आपने सोचे? वहाँ लॉकडाउन खुलने तक आप रुके क्यों नहीं वहाँ? सर क्या करते, बीमारी वहाँ बढ़ रही थी और खाने पीने को तकलीफ थी। अच्छा, जी, इसके लिए निकले। काम धंधे थे नहीं। काम की वजह से ही हर आदमी भागता है, वैसा थोड़ी है। कमाने के लिए हर आदमी निकलता है। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार क्या मदद के तरफ से हम लोग को कुछ भी मदद नहीं मिला, और वो से चले हैं खाना तो खिलाया हम लोग को इतना दिन हमारा तक। सेठ खाना फिर बोला इतना टाइम हो गया, इतना दिन हो गया, अब कितना खिलाएंगे, कितना करेंगे। वो भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, हम लोग बेकरी में काम करने वाले थे, तो इतना बड़ा आदमी वो भी नहीं था। तो बोला मैं 2 महीने से तो खिला रहा हूँ 20 जन को, अब कहाँ तक खिलाऊँगा। तो हम लोग यही अच्छा समझे कि मतलब यहाँ से अब निकल लो। अभी निकलना ना, वही बोले फिर जाओ, क्या कर सकते हैं। अब नहीं बोलते तो फिर बैठना तो पड़ता ही है। बोले कि मैं दिला देता हूँ और तुम लोग निकल जाओ अच्छे से। अभी तक भी फ़ोन करते हैं। कहना चाहेंगे कि सरकार को चाहिए कि अभी जिसको घर जाना है वो घबरा पड़ रहा है, तो वो घर जाने के जल्दी में है। सरकार अगर हम लोगों के लिए व्यवस्था करती ट्रेन या बसों का, तो कम से कम हम कम पैसे के बजट में घर पहुंच जाते। अभी पैसे ज़्यादा दे के ट्रक वालों को कैसा कर करके जाना पड़ रहा है। अभी कैसे आए हैं आप? किस चीज़ से आए वाहन? हम ट्रक से आ रहे हैं सर। अच्छा, कितने लोग हैं तकरीबन उसमें? हम 31-35 लोग हैं सर। सिटी बस खुलेगी उसका भी कुछ पता नहीं चला, तो ऐसे भी हम बैठे हुए हैं, 40 दिन से बैठे हुए हैं। 40 दिन से कुछ नहीं एक दूसरे, इसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर पाते। क्या करेंगे, मजबूरी। अगर सरकार ये सुविधा देती तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग में आते हम। लोग काफ़ी दूर दूर से चल के नागपुर पहुँचे हैं और नागपुर के बाईपास पे खड़े हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठनाएं लोगों को मदद कर रही है, खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, फल फ्रूट खिला रही है। बहुत सारे ट्रक हमारे सामने से जा रहे हैं। हम लोग नागपुर बाईपास पे खड़े हैं अभी, जो लोगों को आते जाते हुए देख रहे हैं। हम लोग कुछ हमारे साथ ट्रक में कुछ लोग आए हैं हैदराबाद से, जानते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा प्रशासन की तरफ से। क्या क्या है आपको? प्रशासन ने चालान किया है बस, और कुछ। कितने लोग थे आपके गाड़ी में और क्या बोलना था? 60 आदमी थे। रोड पे गाड़ी खड़ी थी, इसकी वजह से चालान कर दिए। आपने क्या बोला? हमने उनको यही कहा कि सर क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम जाओ, ऑनलाइन चालान किए। अच्छा, आपके साथ जो लोग हैं आपके गाड़ी में, वो कहाँ से हैं? ये यूपी के हैं, आपने कहाँ से लाए उनको? हैदराबाद से। अच्छा, और रास्ते में और कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप लोग खाना खिलाए। अभी कहाँ जाएंगे आप?
अभी जाएंगे यूपी हैदराबाद। वो ये क्या बोलते हैं, कौन सा करना काम है तुम्हारा? बलरामपुर। बलरामपुर, ये हैदराबाद से निकल के बलरामपुर जा रहे हैं। आवाज़ इंडिया टीवी लगभग 2 महीने से लगातार कोरोना संक्रमण के बीच में अपने दर्शकों को अंदर की जो स्टोरीज़ है, जो ज़मीनी स्तर की स्टोरी है, उससे जोड़ के रखा है और जो सरकार की नाकामी है उसको भी जोड़ के रखा है। हमारे साथ अमन सर है, अमन कामले सर है, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है और आवाज़ इंडिया टीवी का पूरा काम संभालते हैं और वो देश के हर पहलू पे उनकी पैनी नज़र रहती है। जानते हैं कि वो इस सिचुएशन में क्या सोचते हैं, किसका फेल्यूर है ये, जो इस तरीके से भारत के नागरिक इधर उधर भटक रहे हैं। डेफिनेटली प्रफुल्ल जी, आपने कहा कि आवाज़ टीवी लगातार निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ज़मीन स्तर की हकीकत है उससे लोगों को रूबरू कराया जाए और जिस तरह से इस देश के मज़दूर और दिक्कत में है, हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम आए हैं, हमारे नितिन सरदार जी मित्र हैं, उन्होंने ये मज़दूर के खाने के लिए ये व्यवस्था की है। जिस तरह से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी है और हमेशा वो जब भी कुछ करते हैं तो बिना सोचे समझे करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो या फिर चाहे वो जीएसटी की बात हो या फिर लॉकडाउन की बात हो। आप देख सकते हैं इतने लोग अब यहाँ पे खाना खाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, कितने सारे लोग ट्रकों से यहाँ पे आ रहे हैं और जो संभव है, जिस तरह संभव है, लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं इनके लिए। जिस दिन लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया उस दिन उन्हें सोचना चाहिए था कि चाइना ने लगभग 3 महीने तक लॉकडाउन लगाया, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन हटाया। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग 3 महीने तक एक ही जगह पे रह सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय कई ऐसे लोग थे कि जो आप अपने जगह पे फंस गए थे। जैसे मजदूर की बात हमने की, अब कुछ हमें ऐसे मजदूर मिले कि जो अपनी साइकिल से जो है वो बेंगलोर से गोरखपुर जा रहे थे और साइकिल उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये में खरीदी। तो इस तरह से तफलीक में, इस तरह से दुविधा में जो है मजदूरों को मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो है छोड़ दिया है और इनके लिए इनके दिल में कोई भी रहम नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। राज्य सरकारें बार बार कह रही थी कि भाई मजदूरों को उनके गांव में वापस भेज दो, उनके लिए अलग से ट्रेनें चलाओ, लेकिन तब तक मोदी सरकार को जाग नहीं आई। जब 1 मई को मजदूर दिन आया तब उन्होंने कहा कि हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन छोड़ेंगे। लेकिन जो मजदूर, अभी कुछ मजदूरों ने हमसे बात करते हुए कहा कि हमारे पास में ना खाने के लिए पैसे हैं, ना राशन है, ना हमको हमारी कंपनी पैसे दे रही है और जो जहाँ पे हम किराए से रहते हैं वो भी किराएदार हमको घर से भगा रहा है। तो इस इतनी जो स्थिति खराब हो चुकी है मजदूरों की कि उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने गांव चले जाए और जैसी भी हो अब किसी तरह से अपने गांव चले जाए। हमने कई तस्वीरें अपने वीडियोस में देखी है, फोटोज़ में देखी है। कल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हमने देखा कि नासिक भिवंडी से यूपी जा रहे हुए एक मजदूर अपने ट्रक लेके जा रहा था और उसका ट्रक अपघातग्रस्त हुआ और वो स्वयं वो मर गया और उसके जो बीवी था उसका हाथ टूट गया, अब वो यतीम हो गया कुछ ही पल में। तो ऐसे कई घटनाएं हमने देखी है। एक घटना ऐसी थी कि ग्वालियर से एक मजदूर दिल्ली से निकला, ग्वालियर से 15 किलोमीटर जो अपने गांव से पास में था, तो किसी ने उसको मार दिया, किसी ट्रक ने या फिर किसी गाड़ी ने उसको मार दिया। तो ऐसे लगभग ऐसे अब तक के जो फिगर से लगभग 300 मजदूर हैं ऐसे के जो चलते चलते या फिर एक्सीडेंट से या फिर भूख से या फिर किसी न किसी तरीके से उनकी मौत हो चुकी है। तो भारत में कोरोना का काल कितना खराब है हमारे देश के मजदूरों के लिए, ये हमने देखा है। और सबसे बुरी बात हमने देखी है कि इस देश की जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे मोदी की सरकार हो, ये मजदूरों के प्रति कितनी असंवेदनहीन है।